तो देखिए यूनिट 4 में मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम होते हैं, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम बात करेंगे राज्य में मतलब राज्य में भी कोई इस प्रकार का आयोग है या नहीं है, अगर है तो क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है उसके संविधान में, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा जो BA थर्ड सेम की पॉलिटी है उसमें मैं यूनिट 1, 2, 3 और साथ ही 6, 7, 8 अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया या फिर पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड सेम के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग सिर्फ इसमें आपकी ये 4th यूनिट और 5th यूनिट रह जाती है, जो मैं जल्दी ही कवर कराऊंगी। इसके अलावा जो थर्ड सेम की इंग्लिश और हिस्ट्री है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसकी भी सेपरेट वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस तरह से हमने केंद्र में आयोग की स्थापना, आयोग की व्यवस्था को देखा, उसी तरीके से राज्य स्तर पर मतलब स्टेट लेवल पे भी आपके पास एक निर्वाचन तंत्र होता है, जिसका काम क्या होता है कि राज्यों में सफलतापूर्वक चुनाव कराना, और प्रत्येक राज्य में चुनाव विभाग की स्थापना इसलिए की गई है। ठीक है। और दूसरा, राज्यों में मुख्य चुनाव आयोग जो होता है और जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकारें करती हैं, और किसके कहने पर है, किसके परामर्श पर करती हैं। तो जो हमारे पास मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इसके अलावा राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी अपने राज्य क्षेत्र में संपन्न होने वाले चुनावों की व्यवस्था के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है, और इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों में भी ये सहायक होता है। ठीक है। और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अधीक्षण और निर्देशन में राज्य मतदाता सूची तैयार की जाती है। तो जो सेम चीज़ें हमने कल पढ़ी थी वो हम आज पढ़ रहे हैं, किसके लिए, राज्य स्तर के लिए। ठीक है। तो इसमें संशोधन भी किए जाते हैं, और चुनावों को संपन्न कराना और राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी की सहायता के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है। अब देखिए इस स्तर पर यहाँ पर 3 से 5 सदस्य होते हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके अध्यक्ष हो। इनके अलावा भी मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे पास, जो अध्यक्ष हैं, और उनके अलावा 3 से 5 सदस्य यहाँ पर होते हैं। तो देखिए एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, वैसे तो ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग आंसर्स में लिखते हैं, अपने लॉन्ग आंसर की स्टार्टिंग एक डेफिनेशन के साथ करते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव वो आंसर आपका नज़र आता है। तो यहाँ पे शिवा राव ने एक डेफिनेशन दी है कि इनका बड़ा स्थायी आयोग एक व्यक्ति द्वारा किए गए मनमाने निर्णयों की संभावनाओं को दूर करेगा, और चुनाव संबंधी कार्य अधिक तेजी से और कुशलता से संपन्न होंगे, और अर्ध न्यायिक कार्य को एक स्थायी और बृहत आयोग ही उचित रूप से संपन्न करा सकता है। तो यहाँ पे चुनाव आयोग राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की क्या महत्वता है उसको इन्होंने इस परिभाषा के जरिए हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा आपको बताया गया है कि जो निर्वाचन आयोग है, वर्तमान संगठन बहुत ज़्यादा उपयोगी है और सार्थक है, और पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से करता आ रहा है, जिसके लिए मतलब हम उसको मतलब उसकी सराहना की जा सकती है। और किस तरीके से वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्षता से, संदेह के बिना किसी भी चुनाव को कंप्लीट कराता है। तो 5वें चुनाव से पूर्व कांग्रेस चुनाव चिन्ह के प्रश्न को लेकर मुख्य चुनाव या मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सेन वर्मा के आचरण पर विरोधी दलों ने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि इन संस्थाओं ने, इन आयोगों ने अपने कार्य को अच्छे से करने में मतलब पूरी की पूरी निष्ठा यहाँ पर दिखाई है। ठीक है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर डॉक्टर RP भल्ला ने एक डेफिनेशन लिखी है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि ये आयोग पूर्ण रूप से अपने कार्य को करते हैं, और किस प्रकार देश के इस प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखने के लिए इन आयोगों की विशेष महत्वता है। ठीक है, तो इस सबको आप छोड़ सकते हैं। मेन जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य जो हमारे पास निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना के लिए क्या प्रावधान है संविधान के अंदर और क्या उसके कार्य होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में क्या क्या हमारे पास दोष हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है। तो देखिए भारत में अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। पिछले वर्षों में इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां नज़र आई हैं, जैसे कि परिणाम स्वरूप जनता की चुनावों में आस्था समाप्त होने लगी, मतलब उतना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट नहीं देते हैं, और जो हमारे पास मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पर हिंसा होना या अवैध रूप से मतदान करना या मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेना, काले धन का प्रयोग करना, इस तरह की कुछ विसंगतियाँ या कुछ बुराइयाँ हैं जो धीरे धीरे इस प्रणाली में आती जा रही हैं। ठीक है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। अगर हम देखें तो जनता द्वारा भी इसमें कुछ संदेह रखा जाता है, जिसकी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गए हैं कि वो मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हालांकि चुनावों की देखरेख और व्यवस्था के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, लेकिन फिर भी
भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ दोष उत्पन्न हो गए हैं, जिनका कारण भारतीय चुनाव प्रणाली मतलब जिनकी वजह से ये प्रणाली हमारी दूषित होती जा रही है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर पहले तो पूछा जाता है कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास बुराइयाँ हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इस सबके सामने या फिर इस हम कह सकते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली के सामने आ रही हैं। तो वो ये सारी बुराइयाँ हैं जिनको आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से पैराग्राफ में लिख सकते हैं, क्योंकि मेन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो भारतीय चुनाव प्रणाली में बुराइयाँ हैं आप इनको दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो धन की बढ़ती हुई भूमिका। ठीक है, मतलब चुनावों के टाइम पे आपने देखा होगा पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया जाता है, उस पैसे का आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इस्तेमाल को हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है कि राजनीतिक दलों द्वारा धनी व्यक्तियों को ही प्रत्याशी के रूप में हमेशा खड़ा किया जाता है, और इस प्रकार शासन व्यवस्था में हमेशा जो धनवान होते हैं उन्हीं का वर्चस्व स्थापित होने लगता है और गरीब लोग शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पैसे की इम्पोर्टेंस है या इसकी जो भूमिका हम कह सकते हैं, इसका जो रोल है, इसको हमें कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, चुनावों में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है कि चुनावों में जो भी लोग मतलब आप कह सकते हो धनी वर्ग है वो एक तरीके से बूथ पर कब्जा करवा लेता है, हिंसा वगैरह होती है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं कि जिनकी वजह से चुनावों में हिंसा का प्रयोग देखने को मिलता है। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक रूप से सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों की मानसिकता के आगे वो सारी चीज़ें एकदम फेल हो जाती हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास यहाँ पे जाति व धर्म के नाम पर चुनाव। तो देखिए, चुनावों के दौरान उम्मीदवार अक्सर अपने भाषण में आपने देखा होगा किसी न किसी व्यक्तिगत जाति या धर्म के नाम से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से लोगों के साथ यहाँ पर खेला जाता है। तो जाति और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काना, समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करना, और इसका परिणाम क्या होता है कि चुनाव प्रक्रिया स्पष्ट और निष्पक्ष नहीं हो पाती है। लोगों के विवेक पर जाति व धर्म की परत चढ़ जाती है और ये विवेकहीन होकर अपने मत का प्रयोग एक योग्य व्यक्ति को ना देकर के एक अयोग्य व्यक्ति को चुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अशिक्षित मतदाता। तो देखिए, भारतीय जनता में अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, और जिसके मतलब देखिए अनपढ़ या अशिक्षित हम कह सकते हैं, तो शिक्षा के अभाव के कारण वे अपने मत का महत्व नहीं समझते हैं और राजनीतिक दलों द्वारा कोई अन्य दल उनको धन या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देता है या लालच देता है तो वो अपने मत को उसी को सौंप देते हैं। तो मत को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करता है कोई भी राजनीतिक दल। तो अशिक्षितता के कारण या अशिक्षित होने के कारण चुनाव प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है कि लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, अगला हमारे पास आता है यहाँ पर जाली मतदान। तो देखिए, सरकार की ओर से चुनावों से पहले लोगों को अपने वोट बनवाने का अवसर दिया जाता है, तो इसका लाभ उठाकर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज या कई ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं जो हज़ारों की संख्या में ऐसे वोट बनाए जाते हैं जो उस क्षेत्र में रहने वालों के ही होते हैं या उस क्षेत्र में रहने वालों के नहीं भी होते हैं कई बार। और केवल इतना ही नहीं, जो व्यक्ति मतदान करने नहीं आते हैं उनके वोट भी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा डाल दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मतदाताओं की अनुपस्थिति, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह भी है कि मतदान के दौरान मतदाता ही उपस्थित नहीं होते हैं और अनुपस्थित लोगों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। देखा जाता है कि लोगों के द्वारा मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार हमारे सामने कुछ गलत लोग चुन करके सरकार में आ जाते हैं। अगला है हमारे पास प्राप्त मतों एवं स्थानों के अनुपात में अंतर। तो देखिए, निर्वाचन क्षेत्र में वह उम्मीद निर्वाचित घोषित किया जाता है या फिर वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हो, चाहे विरोधी उम्मीदवारों को मिले या फिर मतों का योग उसे प्राप्त हो या प्राप्त मतों से कितना भी ज़्यादा हो। इसके परिणाम स्वरूप उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश में बहुमत का समर्थन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा गठबंधन की सरकारें होती हैं तो किसी एक अगर पार्टी को बहुत ज़्यादा भी वोट मिले हैं लेकिन उसके अलावा 3 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी 2-3 पार्टीज मिल करके अपने वोटों को साझा कर लेती हैं और जिससे उनको सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है। निर्दलीय उम्मीदवारों की समस्या है। तो धनी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ते हैं और जिनका उद्देश्य या तो मत विभाजन करना होता है या फिर उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्र से हटने के लिए धन प्राप्ति की आशा के लिए वो उम्मीदवार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं और क्या किस तरीके से हम इनको दूर कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। अब देखिए, ये सारे चुनाव प्रणाली के दोष थे, हम इनको किस तरीके से अलग कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको दूर कर सकते हैं। तो पहली चीज़, चुनाव संबंधी जो खर्चे हमने अभी पढ़े हमें उन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इन खर्चों को हमें कंट्रोल में रखना होगा। राजनीतिक दल और संस्थाओं द्वारा चुनाव प्रचार पर ये जो बेहिसाब खर्चा किया जाता है उसको हमें कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। ठीक है,
अगला अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इस पद्धति में ना बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार को वोट न डालकर सूची को वोट डालेंगे, तो प्रत्येक पार्टी को उसके द्वारा प्राप्त मतों में सीधे अनुपात में मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरा, ये जो जातीय धर्म के नाम पर आपने देखा होगा चुनाव प्रचार वगैरह होता है, चुनाव प्रचार में इन पार्टीज़ के द्वारा किसी भी धर्म और जाति को एक तरीके से एक मोहरा बना दिया जाता है और उसी के ज़रिए लोगों से वोट लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या पर हमें रोक लगाने की आवश्यकता है। चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने की ज़रूरत है। यहाँ पर अनिवार्य मतदान भी ज़रूरी है। लोगों को हमें अवेयर कराना होगा कि अगर वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास वोटिंग राइट है, तो उसका वो सही इस्तेमाल करें। और लोगों को यहाँ पर पहचान पत्र के माध्यम से पंजीकृत कराना आवश्यक है, जिससे कि जो ये जाली मतदान होते हैं इनको रोका जा सके। चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं। ठीक है। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से एक बार आप और इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मतदान व्यवहार क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसका महत्व है, क्या इससे संबंधित घटक हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।